नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर कौन आया है यहाँ पर देखिए, कौन आया है, किस प्रकार का सर्वनाम है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है और कौन जो है आया है, कौन पूछा जा रहा है, ये कौन जो है प्रश्नवाचक शब्द है। तो वैसा सर्वनाम जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। और कौन जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप। तुमने आज क्या खाया, किस प्रकार का सर्वनाम है। तुमने आज क्या खाया, किस प्रकार का सर्वनाम है। पूरे वाक्य को पढ़ लीजिए, इसमें क्या आया हुआ है। तो जिसमें क्या, कब, कौन, कैसे पूछा गया है और सर्वनाम पूछ दे तो आप उसको क्या कीजिएगा, प्रश्नवाचक, देखिए चिन्ह भी लगा हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में डालिएगा और कुछ नहीं कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर डी के नहीं ई है। ई में प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में ही जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, यह किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है। जो करेगा सो भरेगा, तो देखिए जो करेगा वही भरेगा, यह भरेगा। यह किस प्रकार का है, तो इस जो और सो एक संबंध हो गया कि जो करेगा वही भरेगा, जो पढ़ेगा वही पास करेगा, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो इस तरह से संबंध जब आपके आएंगे वाक्य में तो आपको किस में डालना है, अब आप समझ गए होंगे। तो आपको ये डालना है संबंधवाचक सर्वनाम में। किस में डालना है, संबंधवाचक सर्वनाम में। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज बताना है कि जो मेहनत करेगा वो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। यह किस प्रकार का सर्वनाम है आपको लिख करके कमेंट करना है जब आप वीडियो को देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न आया हुआ है, जो पढ़ेगा वो पास करेगा, किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक, किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए ये जो सर्वनाम है आपका यहाँ पर, वो आपका प्रश्न, ये जो पढ़ेगा ये संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए यहाँ के 2/3 में से 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है वह संख्या। कोई बात नहीं, देखिए किसी संख्या वो x है, उसका 2/3, तो 2/3 में से 5/2 घटाने 5/2 पर कितना प्राप्त होता है, 3/2। कोई बात नहीं है। देखिए x हमको निकालना है ना, तो x के साथ वाले रहने दीजिए और ये -5/2 है, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x/3 क्या हो जाएगा। देखिए 2x/3 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x/3 बराबर 3/2 + 5/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2x/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3/2 और ये गया था 5/2 हो गया। 2 कैल्शियम कितना हो गया, 2, और 3 और 5 का कितना हो जाएगा, 8, यानी 8 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो 2 चौके 8 हो गया। तो अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो 2x/3 बराबर आपका क्या हो जा रहा है, 2x/3 बराबर आपका आ जा रहा है 4,
और बाई क्या हो जा रहा है 1, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे तो तिरछा तिरछी आप गुना कर लीजिएगा, इधर गुना कर लेंगे तो हम लोग का आता क्या है 2x बराबर 12 आता है, और यहाँ पर काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 6 जा 12, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, तो वह संख्या जो है आपका 6 है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है आपका ये हो जाएगा x बराबर 6। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, उनका अंतर 21 है, तो वह संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, 1:4 है, इसका मतलब एक संख्या कितना है x है, पहली एक संख्या जो है x है, और दूसरा संख्या कितना है, तो दूसरा संख्या हो गया 4x, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात करना है आपको, वो दोनों बताना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वह संख्या ज्ञात कीजिए, उनका अंतर 21 है, 21 है, यानी आप क्या करेंगे, तो 4x क्या करेंगे, 4x माइनस x बराबर कितना हो गया 21, 4x में से x गया तो कितना बच गया, यहाँ पर 3x, और 3x बराबर कितना हो गया 21, और x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहीं पर कट जाएगा, 3 1 3 3 7 21, x बराबर आता है 7, ठीक है, x बराबर आता है 7। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है, तो x बराबर 7 हो गया, तो एगो संख्या 7 हो गया, और यहाँ पर एगो है 4x, तो 4x का मान 7 आया है, तो एगो संख्या हो गया 28, यानी एक हो जाएगा 7 और एक हो जाएगा 28, तो किस में है, बी में है, 7 और 28 किस में है, बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अमन के पास ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, यदि अमन के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उनके पास ₹5 और ₹2 के कितने सिक्के हैं। ये प्रश्न आपको बता दें, एसएससी में अब तक जो है, एसएससी में अब तक जो है यहाँ पर, या जेएसएससी में कहिए, तो ये 5 बार पूछा गया है, 6 बार तक अभी तक आ गया है। ये एक सिक्का वाला प्रश्न जो है आपको बराबर परेशान करेगा, इसलिए सिक्का वाला सीख लीजिए, अब बहुत आसान भी है, ठीक है। देखिए, ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, तो ₹5 के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा x, और ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो ₹5 का जितना सिक्का है उसका यहाँ पर कितना है, ₹5 के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, यानी ₹2 सिक्का का संख्या कितना हो गया 3x, ठीक है। हम लोग ₹5 वाले सिक्के की संख्या है x, और ₹2 वाले सिक्के की संख्या है 3x। अब अमन के पास कुल 60 सिक्का है, यानी ₹5 और ₹2 दोनों मिलाकर के उसके पास कितना सिक्का है, 60 सिक्का है, तो ₹2 और ₹5 कितना हो गया, कोई बात नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, कुल सिक्के 60, तो कुल ₹2 और ₹5, तो ठीक है। तो x और 3x मिलके कितना हो गया बताइए, x और 3x बराबर हो गया 60 सिक्का, 4x बराबर कितना हो गया 60, और यहाँ पर काट दिएगा, 4 एकम 4, 4 से 15, यानी x बराबर कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। x बराबर कितना हो गया 15 हो गया, x का मान निकल गया है। इसलिए देखिए ₹5 वाले सिक्कों की संख्या x था, तो ₹5 के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 15, और ₹2 के सिक्कों की संख्या देखिए यहाँ पर 3x था, तो 15 दूनी 45। अब क्या पूछा है, तो पहले पूछा है ₹2 का सिक्का, और ₹5 के सिक्के कितने होंगे, तो ₹2 के सिक्के हो जाएंगे 45, और ₹5 के सिक्के हो जाएंगे 15, यानी 35, 45 और 15 इसका आंसर होगा। ये किस में है, तो बी में है। देखिए, जो ये तो हमने बना भी दिया, और जो नोट्स परचेज कर रहे देखिए उनके लिए यहाँ पर एक लाइन से बनाया हुआ है, जिसको आप लोग कभी नहीं बोले। ₹5 के सिक्के की संख्या x, ₹2 के सिक्के की संख्या 3x, ठीक है। कुल सिक्का 60 है, तो कुल सिक्का क्या मैंने ₹2 और ₹5, तो ₹2, ये ₹5 और ₹2 मिला करके 60 हो गया। इसको जोड़िएगा तो 4x बराबर 60 हो गया, x बराबर देखिए 15 हो गया। तो ₹5 के सिक्के की संख्या x था, तो x का मान 15 निकला, यानी 15 सिक्के है। ₹2 के सिक्के की संख्या 3x था, तो 3 गुने 15 45 हो गया, ठीक है। तो इस तरह अगला है, देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है, इसमें ऐसे कितने p हैं, ऐसे कितने p है जिनके ठीक बाद में NO आता है, तो ऐसे कितने p हैं, तो जो बोलता है उसको पहले लिखेंगे, और शर्त क्या है, जिनके ठीक बाद में NO, तो बाद में मतलब इधर हो गया NO, यानी PNO। क्या करना है आपको, PNO ढूंढना है कि कितने हैं। तो देखिए सीरीज में एक PNO हुआ, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर और दूसरा कहीं मिल रहा है, इधर तो नहीं है यहाँ तक, यहाँ पर फिर देखिएगा PNO एक आ रहा था, यानी कैसा मिला, तो इसमें 2 गो ऐसा मिला जो इस शर्त को पूरा कर रहा है। तो यही इस पेनाल शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करने पर कौन सा देश का नाम बनेगा। तो देखिए ये रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत आपका प्रश्न आता है, ये पेनाल शब्द है, ठीक है, PENAL, ये शब्द को मिला करके, ये शब्द के अक्षरों को मिला करके कौन सा, जब आप उसको व्यवस्थित कीजिएगा तो बनेगा, आपको बताना है। नाल्ड बनेगा, नेपाल बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये सही है, नेपाल आपका बनेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, नेपाल, NEPAL, एक सही शब्द व्यवस्थित करने पर बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, ठीक है।
चलिए अगला देखिएगा, आग का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको हिंदी के अंतर्गत देखिए हम बता देते हैं कि सारी कोर्सेज लगभग समाप्ति की ओर है, तो हिंदी का आप नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पर हिंदी का जिनको चाहिए कि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का केवल ही क्वेश्चन चाहिए, तो आप 50 रुपीज़ पेड करके हमारे यहाँ से हिंदी का सारा नोट्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका समाप्ति हो गया है। अब देखिएगा पर्यायवाची शब्द, आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनल है, अभिलाषा है, प्रभु है या कोई नहीं। तो आग का पर्यायवाची शब्द जो होता है उसी के समान, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनल। तो आप बनाते हुए कमेंट जरूर करते चलिएगा कि कितना आपका सही होता है लास्ट में। औरत का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, तुरंग, अंबर या स्त्री। तो औरत का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो आपका हो जाएगा, देखिए स्त्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कपड़ा का कौन सा इसमें जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में यही ज़्यादा होता है कि बहुत जल्दी जब आप उतावले होते हैं तो आप नहीं वाले को भूल जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, यानी इसमें 4 जो ऑप्शन है उसमें 3 गो होगा और 1 केवल नहीं होगा। तो अंबर में भी कपड़ा होता है, वस्त्र में नहीं कपड़ा होता है, परिधान मतलब भी कपड़ा होता है, लेकिन चक्षु में का मतलब आँख होता है, जो कि यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? आपको बताना है। देखिए यहाँ पर भूगोल के अंतर्गत आपको हमने बहुत बड़े टॉपिक को पढ़ा दिया है और यहाँ पर 200 प्रश्नों का एक सीरीज भी बना दिया है, जहाँ पर आप जा करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। और जो भूगोल के अंतर्गत नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो अभी आपको क्लासेज में 501 रुपये में आप ज्वाइन करते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या होता है कि आपको सारे क्लासेज और सब्जेक्ट वाइज PDF भी मिल जाता है। तो दोनों ही आपको फायदे इसमें क्लास में जुड़ने में होता है। और जो केवल नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो अभी आप क्लास 6 के मैथ का यहाँ पर जो है आप नोट्स ले सकते हैं और यहाँ पर हिंदी का आप परचेज कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा 2933 किलोमीटर। भारत का विस्तारित सीमा बताइए। तो विस्तारित सीमा का देखिए ट्रिक आपको दे दिया गया है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के सारे ट्रिक यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आप भी जरूर जुड़ जाइएगा। आज कल प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको प्रश्न को ही करवाया जाएगा। इसका डीपली क्लासेज आपको सभी नेक्स्ट क्लासेज में मिलेंगे। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुने B, हम लोग कहते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो 10 8 कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर, यानी वर्ग सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हम कह लेंगे या 80 वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा होता है। क्या होता है? भुजा गुने भुजा, यानी 6 गुने 6 आप लिख सकते हैं। और 6 गुने 6 करेंगे तो कितना होगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा वाले आयत का परिमाप ज्ञात करें। 30 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा वाले आयत का परिमाप ज्ञात करें। देखिए जो आपका आयत होता है, जो आपका क्या होता है? आयत होता है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? तो अगर आप सूत्र से बनाते हैं तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इस पर बैठा करके बना सकते हैं। नहीं तो 30 सेंटीमीटर लंबा तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर चौड़ा तो 20 सेंटीमीटर। आयत की समभुज भुजा बराबर होती है, यह 20 है तो यह भी आपका 20 होगा, यह 30 है तो यह भी 30 होगा। परिमाप मतलब चारों तरफ का योग, तो 30 20 50, 30 80 20 100। तो किसी भी तरह से आप बनाएंगे तो यही इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखेंगे, ये सारा सूत्र और सारा चीज़ जो लिखा गया है वो किन के लिए है? तो जो यहाँ से नोट्स परचेज किए हैं उनके लिए है। तो आप भी चाहते हैं तो आज आप 501 रुपये में जुड़ सकते हैं और सारे नोट्स वीडियो को परचेज कर सकते हैं। बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका ट्रिक से आपको बनाना है। ठीक है, इसको आपको ट्रिक से बनाना है। बाएं से बाएं तो क्या होता है? देखिए बाएं से बाएं कहेगा तो अक्षर को घटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा ना। तो बाएं से 20वां के बाएं 12वां, यानी 20 में से 12 घटा दीजिएगा तो बच जाएगा क्या चीज़? 8वां अक्षर बच जाएगा। 8वां अक्षर बाएं से कौन होता है? देखिएगा ABCDEFGH, H होता है 8वां अक्षर। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरह से आपको बनाना है यहाँ पर। अगला है यहाँ पर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। देखिए बाएं से बाएं, दाएं से दाएं घटा देना है तो 7 में से 5 गया, यानी दूसरा अक्षर लेना है। दूसरा अक्षर कौन होता है? तो B होता है। बाएं से जब भी चलेंगे तो A से स्टार्ट करते हैं, B से। ठीक है, तो A होता है, B होता है, तो दूसरा अक्षर B हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है,
आगे देखिएगा, इसमें से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या शून्य है, यानी किस ग्रह के उपग्रह नहीं है, 101 बार आया हुआ प्रश्न है। तो आपको बताए थे एक सर का नाम था बुसु सर। क्या नाम है? बुसु सर। यानी बुध और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं होते हैं, इनके ग्रहों की संख्या शून्य होती है। तो बुध और शुक्र यानी सी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बुध और शुक्र दोनों है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का दक्षिण में विस्तार कहाँ से है? देखिए भारत का विस्तार का ट्रिक भी आपको बता दिए हैं। भारत का विस्तारित जो है कैसे है, तो कश्मीर की कच्ची कन्याकुमारी है, तो ऊपर कश्मीर है, फिर कच्ची माने गुजरात का कच्छ है, और कन्या का मतलब कन्याकुमारी है, और अरुणा का मतलब अरुणाचल प्रदेश है। तो सारे ट्रिक्स का वीडियो आपको मिल रहा है यहाँ पर 501 रुपये में, आज आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो भारत का दक्षिण में विस्तार कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है, इसको बनाया गया है। ठीक ना, आगे देखिएगा यहाँ पर, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को देखिए यहाँ पर दो तरह के प्रश्न होते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश, जब अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश को देखता है तो वो काला रंग का दिखलाई पड़ता है। किस रंग का दिखलाई पड़ता है? काला रंग का दिखलाई पड़ता है ना। अब दूसरा है यहाँ पर देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? तो पृथ्वी पर जल का पर्याप्त भंडार है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर की ओर जा रहा हो और वह पृथ्वी की ओर देखेगा तो पृथ्वी उसको नीले कलर की दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर कंफ्यूजन आप लोग एकदम मत कीजिएगा, नहीं तो काला बहुत ज़्यादा याद रखते हैं और वो प्रॉब्लम हो जाता है। काला को ही याद नहीं रखना है, नीला को भी याद रखना है। काली मिट्टी में किसकी उपज सबसे अधिक होती है? जौ की, गेहूं की, चना की, कपास की? तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, इसलिए कपास इसका राइट आंसर होगा। इसमें वृद्धि के संबंध में क्या सही नहीं है? वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या लगता है क्या सही है, पूछा जा रहा है। तो वृद्धि क्या निरंतर चलते रहती है? ये गलत है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। ठीक है, वृद्धि कभी भी हो सकता है, ये भी गलत है। वृद्धि के समय वृद्धि कभी भी हो सकता है, और वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है। वृद्धि एक क्या होता है? एक निश्चित समय तक होता है, तो ये सही है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है। वृद्धि कहने का मतलब है कि यदि आदमी का वृद्धि कहा जाए तो 18-20 वर्ष के बाद वह रुक जाता है, तो वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, यही इसका राइट आंसर होगा। विकास के संबंध में क्या सही है? विकास एक निश्चित समय तक होता है, विकास रुक जाता है, विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, और यहाँ पर एक है सभी। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जिस प्रकार अष्टभुजी का संबंध दुर्गा माँ से है उसी प्रकार त्रिनेत्र का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार अष्टभुजी का संबंध दुर्गा माँ से है उसी प्रकार त्रिनेत्र का संबंध हम जानते हैं, त्रिनेत्र यहाँ पर शंकर भगवान को कहा जाता है, और शंकर भगवान से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, जिस प्रकार आम का संबंध फल से है उसी प्रकार आलू का संबंध किससे है? तो आलू जो होता है स्तंभ है, फूल है या जड़ है? तो इसका संबंध जड़ होगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, यदि संधि विच्छेद करने पर पहले शब्द के अंत में स्वर और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर हो तो उस संधि का क्या नाम होगा? तो स्वर ही अगर रहते हैं दोनों में संधि विच्छेद करने पर, तो उस संधि का नाम क्या हो जाता है? आपका स्वर संधि हो जाता है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर यदि पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी कोई स्वर या व्यंजन हो तो उस संधि का नाम क्या होगा? तो देखिए वैसी संधि विच्छेद जब हम करेंगे जिसमें पहले शब्द में व्यंजन यानी पहला या शुरू या अंत किसी में भी एक व्यंजन यदि मिक्स हो गया तो उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। ठीक है, विषम शब्द को चुने, इसमें कौन सा अलग है? कठोर, कोमल, मीठा, खट्टा, लंबा, ऊंचा या नोकदार, भोथरा? तो देखिए ये दोनों सभी विपरीत शब्द है। यहाँ पर क्या है? कठोर, कोमल विपरीत शब्द है, मीठा, खट्टा विपरीत शब्द है, नोकदार और भोथर ये भी विपरीत शब्द हैं, लेकिन लंबा और ऊंचा दोनों एक ही शब्द है, इसलिए ये इसमें बेमेल है ना। अगला देखिएगा, विषम शब्द को चयन करें, हल्का, भारी, अपराध, आरोप, छोटा, लंबा, पुरुष, स्त्री। ठीक है, विषम शब्द का चयन करें, हल्का, भारी, अपराध, आरोप, छोटा, लंबा, पुरुष, स्त्री। इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर अपराध और आरोप ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी है, बाकी ये सब देखिएगा तो विपरीतार्थक है। ठीक है, और ये समानार्थी उसी के समान अर्थ बता रहा है, इसलिए यह अलग है इसमें ना। अगला देखिएगा, विषम शब्द का चयन करें, आदमी, कक्षा, अंगूर, गुच्छा, मधुमक्खी, झुंड, फूल, गुलदस्ता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अंगूर जो होता है उसका गुच्छा होता है, मधुमक्खी का भी झुंड होता है, फूल जो होता है गुलदस्ता जो बनता है फूल से, लेकिन कक्षा में आदमी होता है, ये गलत है। ठीक है, आदमी सभी जगह है और सभी जगह अलग अलग होते हैं। पुत्री में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, पुत्री में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो क्या होता है? पुत्र जोड़ ई होता है। ठीक है, पुत्र जोड़ ई होता है, तो ई प्रत्यय हो गया, किसमें है? डी में है, यही इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखिएगा, कल्याणी में कौन सा प्रत्यय है? तो कल्याणी का मूल शब्द यदि हम तोड़ेंगे
तो कल्याण होता है और उसी में ई जोड़ते हैं हम लोग, क्या जोड़ते हैं, ई जोड़ते हैं, कल्याणी, तो ई हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसके लिए उपसर्ग प्रत्यय का भी सारा नोट्स और वीडियो आपको दे दिया गया है, आप सभी देख लेंगे और यहाँ पर तैयारी करेंगे। ग्रामीण में कौन सा प्रत्यय है, तो ग्रामीण में क्या होता है, ग्राम होता है मूल शब्द और उसमें लगाते क्या है, इन लगाते हैं, इन, तो ग्रामीण ना, तो ग्रामीण सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखेंगे आगमन में कौन सा उपसर्ग है, गमन है, आग है, आ है या कोई नहीं, आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर होता है, देखिए यहाँ पर सी, आ जोड़ गमन, इसका संधि विच्छेद होता है। उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है, उत्थान, उत्थान को जब आप यहाँ पर काम करेंगे उत्थान का, तो क्या आप लिख सकते हैं, देखिए उत जोड़ थान, उत जोड़ थान हम लिखेंगे, तो जो पहले लगा वो उपसर्ग है, जो बाद में लगा वो प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो उत उपसर्ग हो जाएगा, कौन सा उपसर्ग होगा, उत उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल का शुद्धिकरण भी लिखने के लिए बहुत आता है ना, तो उत होता है और जोड़ क्या होता है, जवल होता है, उत जोड़ जवल होता है। अब यहाँ पर उपसर्ग पूछा है तो शुरू वाले को लेंगे, उत, इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल ना। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, देखिए महाद्वीप का नाम याद रखने का भी आपको ट्रिक बता दिए हैं, क्या है, सिया ना, सिया ने फ्री में नासा आंटी का रूप लिया, तो इसको भी आप देख लीजिएगा ट्रिक्स को जो परचेज किए हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर तीसरा नंबर पर आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, क्या आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका। आगे देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, आपको बताना है, एंडीज, आल्प्स, यूराल या हिमालय, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में आता है वो इंडीज है विश्व में। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या यूरोप, तो राइट आंसर इसका दक्षिणी अमेरिका है। तो इस तरह देखिए, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 5, 6, 7 या 8, तो देखिए प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनके सदस्यों की संख्या 7 थी, कितनी थी, सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, 5001 बार प्रश्न पूछा गया, जौन एग्जाम में जाइएगा तौने में पूछा गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं। देखिए केवल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हम दे रहे हैं यहाँ पर, और इससे जो है 101% प्रश्न भिड़ने की गारंटी है। तो जितने भी लोग हैं सभी को हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, परीक्षा बहुत नज़दीक है, आपकी परीक्षा होगी ही होगी, और वो परीक्षा बहुत नज़दीक है आपकी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको ये नोट्स परचेज कर लेना है। कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा, कहीं से कुछ नहीं आएगा, आएगा तो यहीं से आएगा, और इसी चैनल पर से सारे टेक्स्ट बुक से आने वाला है। इसलिए आप लोग बेहिचक यहाँ से जुड़ करके जरूर तैयारी कर लीजिए, और यहाँ पर पेमेंट करके जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पर नोट्स परचेज कर लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की, संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की, 29 अगस्त 1945, 28 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की थी वो आपका कब था, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, ये देखिए 1001 बार आया हुआ प्रश्न है, कितना बार बता दे रहे हैं, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो किनको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, एकदम पक्का याद रखिएगा। 1001 बार आया हुआ प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो देखिए आज हम राजनीति शास्त्र 6 to 8 के लिए राजनीति शास्त्र और 1 to 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सारा चीज आपको भिड़ने वाला है। ठीक है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अक्टूबर 1950। देखिए आप लोग जब किताब में देखते होंगे शिक्षक बंधु, तो सभी स्कूलों में प्रस्तावना बच्चों को गाने के लिए कहा जाता है, प्रस्तावना बोलने के लिए बोला जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो उसमें लास्ट में देखते होंगे हम भारत के लोग भारत को करते हैं एक संपूर्ण, तो क्या लिखा होता है लास्ट में, आज हम 26 जनवरी 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद जय भारत नारा लगाते हैं कि ना लगवाते हैं, लगवाते हैं ना। तो वही है 26 यहाँ पर क्या है, 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी 2000 को यहाँ पर क्या करते हैं, एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित करते हैं। आप लोग कहते हैं तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। ठीक है,
भारत का संविधान लागू हुआ, देखिए वहां पर क्या किया गया, आपको सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, लेकिन लागू कब किया गया, भारत का संविधान लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत का संविधान जब लागू हुआ वो था आपका 26 जनवरी 1950, और उसी दिन से भारत क्या घोषित हो गया, गणतंत्र घोषित हो गया, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा। 501 बार प्रश्न देखिए आपका आया हुआ है, पूछा हुआ है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 15 दिन, 3 वर्ष या कोई नहीं, ठीक है। तो भारतीय संविधान का निर्माण होने में जो समय लगा है वो है आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है, ठीक है। चलिए अगला होगा, देश का कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, को, से या के लिए। तो यहाँ पर कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ये आपका हाई स्कूल परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। हाई स्कूल में आपसे पूछा गया था हिंदी के अंतर्गत कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो क्या होता है, कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, करने वाला को यहाँ पर कर्म को कहा जाता है। अगला है श्याम बाइक से बाजार जाता है, यह कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। कौन सा कारक होगा कि श्याम बाइक से बाजार जाता है। तो देखिए यहाँ पर साधन का प्रयोग किया गया है, बाजार जाता है, कौन सा साधन बाजार जाने के लिए है आपके पास, बाइक। तो से विभक्ति चिन्ह है, से करण कारक का है, लेकिन साधन है तो साधन जिसमें होगा उसमें आपको जो है यहाँ पर करण कारक के अंतर्गत डालना है, तो ये करण कारक में जाएगा, ठीक है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है ने है, को है, से या के द्वारा है या कोई नहीं। तो करण कारक का 2 विभक्ति चिन्ह होता है, एक से होता है या एक के द्वारा होता है। ज्यादा प्रयोग से वाला किया जाता है, के द्वारा वाला प्रयोग बहुत कम होता है। रमेश नौकर को वेतन दिया, रमेश नौकर को वेतन दिया, कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। ये आपका हाई स्कूल परीक्षा में आया हुआ था, ठीक है, कि रमेश नौकर को वेतन दिया, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें दान दिया जा रहा है, गिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका संप्रदान कारक आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिसमें साधन से काम किया जा रहा है, किसी साधन से, वो करण कारक है, जिसमें दान दिया जा रहा है वो संप्रदान कारक है। एकदम याद रख लीजिएगा दोस्तों, अब तो इसको पक्के आप गांठ बांध लीजिएगा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक बताइएगा जो अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और नहीं जुड़ रहे हैं, तो वो जरूर एक बार जुड़ेंगे। तो जितना हो सके आज 100 लाइक, यहाँ पर 1000 लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है, जरूर 1000 लाइक जरूर करवा दीजिएगा, जिससे कि इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। तो आप लोगों का सहयोग बहुत ही जरूरी है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के, ने, कौन या के लिए। तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए, क्योंकि के लिए का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब किसी को कुछ देते हैं। तो याद रखिएगा, जब देना होगा तो संप्रदान, और जब संबंध जब यहाँ पर आपको साधन से काम करना होगा तो करण। और ये जो है बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, संप्रदान